हे ट्रेडर्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसके गलत इस्तेमाल से अच्छे अच्छे ट्रेडर्स ने अपने अकाउंट खाली कर लिए हैं। उसका नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मण, मैं हूं ना, हाथ छोड़ो। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल शुरू से शुरुआत करवाऊंगा। ऑलराइट, तो बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे, बट मैं बहुत थ्योरेटिकल नहीं जाने वाला कि वो बोरिंग हो जाए वीडियो। मैं ट्राई करूंगा कि जो हम लोग अपनी ट्रेडिंग में करते हैं और जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग के लिए उतनी ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं। बिकॉज अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज पे जाएंगे तो वो तो वास्ट है यार, कितना पढ़ लोगे, राइट। सो ट्रेडर्स, अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है। सो ये सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो इसमें मैं बेसिक्स आपके सारे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स थोड़े सिंपल हो जाएं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर के बेसिक्स कवर करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्यूचर्स क्या होते हैं एंड उसका एडवांटेज क्या है, दिस एंड दैट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मतलब बेसिकली पहले फ्यूचर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम आएंगे ऑप्शंस पे, ऑप्शंस के बेसिक समझेंगे, ऑप्शंस क्या होते हैं विद अ सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स क्या होती हैं, ओके, एंड देन ऑप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, ऑप्शन प्राइस की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। सिंपल तरीका सा है, वो मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। एंड देन ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन प्राइसेस में ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कब आप प्रॉफिटेबल होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। एंड क्या ये चीज़ इंट्राडे में बेनिफिशियल है कि नहीं, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड देन कम्स ऑप्शन की जो प्राइस होती है वो किन फैक्टर्स की वजह से इम्पैक्ट होती है, ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स एंड एग्जाम्पल कि ऑप्शन जब आप बाइंग करते हैं, आज मैं इसमें अभी सेलिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है, बट अभी मैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल शेयर नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, अभी बस बाइंग का एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स की क्लास है। इसके आगे की क्लासेस के अंदर सेलिंग की स्ट्रैटेजीज और ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मैं लास्ट वाले पार्ट में आई एम गोइंग टू शेयर सिंपल एग्जाम्पल कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, किस टाइप के डेज पे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, तो वो हमारे लास्ट वाले पार्ट पे कवर होगा। ऑलराइट, एंड देन द आउटरो। सो अब हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो भाई लोग, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं, बट उसको समझने के लिए हमें समझना होगा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ओके, अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अंदर ही, मतलब उसके वर्ड के अंदर ही डिराइव है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ अपनी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव कर रही है। मतलब दूध जो है, ठीक है, वो क्या क्या बनाता है, घी, बटर, राइट। तो बटर और घी अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रहे हैं, दूध से, सॉर्टेड। डीजल पेट्रोल किससे बनते हैं, क्रूड ऑयल से। तो डीजल पेट्रोल अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रहे हैं, क्रूड ऑयल से। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया तो डीजल पेट्रोल का भी प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर दूध का प्राइस ऊपर गया तो बटर एंड घी का भी प्राइस ऊपर जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि डेरिवेटिव में जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो अपनी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव करते हैं। तो आप समझते हैं डेरिवेटिव होते कितने टाइप के हैं। डेरिवेटिव होते हैं 4 टाइप्स के, ठीक है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वॉप्स एंड फॉरवर्ड्स, ठीक है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वॉप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज एक आम आदमी, हम लोग उसको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और नॉन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन, सेबी या फिर एनएसई जैसा बीच में नहीं होता। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं या प्राइवेट बॉडीज़ टू प्राइवेट बॉडीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो लिक्विडिटी ये सब नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो आप उसमें जाके कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हम लोगों को किस में ट्रेडिंग करनी है, जिसमें हमें पैसा कमाना है और जो हमारे लिए अवेलेबल है, और वो क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीधी सी चीज़ समझते हैं, फ्यूचर होता क्या है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हमने बताया, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी होती है 1 महीना। हर महीने के लास्ट थर्सडे पे उसकी एक्सपायरी होती है, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है,
क्लियर। फिर अगले महीने की दोबारा शुरू हो जाती है। एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी हम अप्रैल में हैं, अप्रैल 2022, तो अगर मुझे किसी भी स्टॉक का जो फ्यूचर्स जिसके फ्यूचर्स हैं, या फिर इंडेक्स का, निफ्टी, बैंक निफ्टी का जिसके फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, अगर मुझे खरीदना है तो मैं अप्रैल खरीद सकता हूँ, मैं मई खरीद सकता हूँ और मैं जून खरीद सकता हूँ। अप्रैल को बोलते हैं करंट मंथ, आगे वाले को बोलते हैं नियर मंथ, और जून को हम बोलेंगे फार मंथ। ठीक है, जितना दूर आप जाओगे उतनी लिक्विडिटी कम होती जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? एक तो वॉल्यूम, एंड सेकंड जो बिड एंड आस्क होता है, आप कितने पे खरीद रहे हो और कितने पे बेच रहे हो, उसका डिफरेंस बढ़ता जाता है। जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना आपको बेचने में प्रॉब्लम होगी, एंड आपका उतना स्टैटिक नुकसान ना बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए लिक्विड स्टॉक्स या लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आपको एंट्री करनी है। ठीक है, क्लियर। तो मैं नियर मंथ ही हमें लेना है, हम सेकंड थर्ड मंथ के बारे में बात नहीं कर रहे, बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था। क्लियर। अब दूसरा फीचर क्या होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, कि इनका जो लॉट साइज होता है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे अभी अगर आपको TCS, टाटा मोटर्स, रिलायंस या भारती एयरटेल अगर आपको खरीदना हो, आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। 1 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 500 शेयर, जो आपका मन है आप अपने हिसाब से, जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आप खरीद सकते हो। क्लियर। और आपको आउटराइट पैसा देना पड़ता है। आउटराइट मतलब कि अगर आपने 50 शेयर खरीदने हैं किसी स्टॉक के, तो आपको 50 शेयर का पूरा पैसा देना पड़ेगा, कोई मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, या आउटराइट खरीदने की बात हो रही है। आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो। क्लियर। फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स के अंदर आपका लॉट साइज फिक्स्ड होता है। जैसे आपका TCS का है 150, ठीक है, हर स्टॉक का अलग अलग होता है। तो इसके अंदर आप 150 शेयर से नीचे खरीद ही नहीं सकते, तो 150 बनाता है एक लॉट। क्लियर। तो आपको अगर शेयर्स खरीदने तो आप कैसे खरीदेंगे? 150 के मल्टीपल्स में, 150, 300, 450, 600, 750 ऐसे करके आप जाएंगे। ठीक है, और हर 150 माना जाएगा एक लॉट। क्लियर। तो ऐसे आपका गेम चलेगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो समझते हैं पहले। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को TCS खरीदना है, 150 शेयर्स खरीदने हैं मुझे, ठीक है, तो TCS चल रहा है 3600 का इंटू 150, तो वो होता है 5,40,000। सॉर्टेड। तो अगर आपको TCS आउटराइट खरीदना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कितना? 5,40,000। बेसिकली आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको आउटराइट पे करना पड़ेगा, कोई मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। क्लियर। और अगर आप इंट्राडे में ले रहे हो तो बेसिकली आप एक ज़मीन किराए पे ले रहे हो अपना काम करने के लिए। जैसे आपका काम हो जाएगा आप ज़मीन वापस कर दोगे, वो ज़मीन आपकी नहीं है, आप उसको यूज़ करने का पैसा दे रहे हो। तो इंट्राडे में जो आप स्टॉक्स और फ्यूचर्स और कुछ भी आप खरीदते हो, मतलब बेसिकली स्टॉक्स जो आप खरीदते हो, आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है उसमें। ठीक है, वो क्यों मिलता है? बिकॉज आप उनको उधार पे ले रहे हो सुबह 9:15 से लेके 3:30 के अंदर, उससे पहले आपको वापस करना है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, बस आप जो स्पेक्यूलेशन कर रहे हो एंड वापस कर दोगे और ब्रोकरेज पे कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकर का जो अकाउंट होगा वो 0 ही दिखाएगा। ठीक है, +1 -1 0। ऑलराइट, ये होगा। तो ठीक है, +1 का मतलब जब आप बाय करते हो और उसी को आप बेच देते हो तो -1 हो जाता है, तो 0 हो गया वो। क्लियर। तो आप जो नेट पोजीशन होगी वो 0 रहेगी पूरे टाइम। क्लियर। अब फ्यूचर्स के अंदर जो गेम है हमारा वो क्या है? जैसे यहाँ पर तो हमारे पास आउटराइट ऑप्शन था 5,40,000 का खरीदने का। फ्यूचर्स में हम वही चीज़ 1,20,000 की खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि 1 महीने की एक्सपायरी है, बट अगर आपको इसमें स्पेक्यूलेशन करनी है, आपको बस छोटा मोटा खेलना है, प्रॉफिट निकालना है, तो फ्यूचर इज गुड इनफ फॉर यू। तो इसलिए एक ऑप्शन दिया गया है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दी थी फ्यूचर्स की कि इसमें फिक्स लॉट साइजेस होते हैं, आप फिक्स में ही खेल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, क्लियर, तो अगर मुझे अपना स्टॉप लॉस लगा, अगर स्टॉप लॉस मैं गिनूँ अपना, तो 150 × 100 क्या हुआ? 15,000। अगर आप 15,000 के स्टॉप लॉस के साथ ओके हो तो फ्यूचर्स खरीदो, आपको बेटर डील मिलेगी। ठीक है, बेटर डील का मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज फ्यूचर्स पे कम होगी। ठीक है, कंपेयर टू अगर आप कैश में देखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन के अंदर वो। ऑलराइट, सो ट्रेडर्स, अब हम समझते हैं कि कैश, ऑप्शंस, फ्यूचर्स में आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैश
का स्टॉक उठाता हूँ, TCS का एग्जांपल हम ले रहे हैं। सबसे पहले बाय लॉन्ग टर्म, मतलब अगर मैं इसको 3 दिन 4 दिन 5 दिन उठाता हूँ तो मेरे को लेना है 150 शेयर्स। आप मार्जिन देखिए क्या आ रहा है, 5,29,290 जो प्रेजेंट प्राइस है 3529 के हिसाब से, ठीक है, ये आ रहा है मार्जिन हमारा, क्लियर है। अब अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो मेरा मार्जिन आता है 1,05,000। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप इसको बस स्पेक्यूलेट करने के लिए इंट्राडे में यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। तो एक चीज़ लिख लेते हैं हम ज़रा यहाँ पर, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं एंड आसान रहे आप लोगों के लिए समझना इस चीज़ को। ओके, देखिए सबसे पहले इंट्राडे कैश में आपको मार्जिन चाहिए 1.5 लाख, ठीक है। डिलीवरी कैश में आपको मार्जिन चाहिए 5.29 लाख, 150 क्वांटिटी शेयर्स मतलब, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं फ्यूचर को TCS के, ठीक है। बाय पे क्लिक किया, 150 पहले से ही आ रही है, इसका लॉट साइज़ है, आप इसको देख रहे हैं, आप लॉट साइज़ आप बढ़ाएंगे तो 150 के मल्टीपल में ही चले गए। आपका जो फ्यूचर इंट्रा आपका मार्जिन है 1,12,000, 13,000 रख लो, ठीक है। और फ्यूचर आपका डिलीवरी है सेम, क्योंकि इसमें अब फ़र्क नहीं है ज़्यादा, पहले क्योंकि डिस्काउंटेड पे आपको मिलता है 1 लाख सेम, ठीक है, रेट बिल्कुल सेम है, रेट में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगेन सेम 13 लाख, क्लियर, ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन देखूँ, देख रहे हैं ऑप्शन 3500 का मान लो मैं ऑप्शन लेता हूँ, मार्केट चल रही है 3529 में 35 का लेता हूँ 78, तो मुझे चाहिए 11,000, ठीक है। 3500 की अगर मैं कॉल लेता हूँ तो मुझे चाहिए, सही है, सॉर्टेड। अब जरा एक काम करते हैं, हम ब्रोकरेज देखते हैं, जो मैंने आपको बताया ना एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब ये एक डिसएडवांटेज है कैश की, देखिए अब आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर, इंट्राडे में मैंने 3600 का लिया फॉर एग्जांपल, 3650 का बेच दिया, क्वांटिटी मैंने 150 ली, तो मेरी ब्रोकरेज इंट्राडे में बैठती है 245 की, ये आप देख रहे हैं इधर मेरी ब्रोकरेज बैठती है 245 की, क्लियर। और डिलीवरी में अगर मैं लेता हूँ, मगर स्विंग ट्रेडिंग में मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा 3600, 3650 और 150 क्वांटिटी, क्लियर। उसमें मेरी ब्रोकरेज आ रही है 1214 रुपीज़, क्योंकि अमाउंट आप देख सकते हैं मेरा अमाउंट भी बढ़ गया उसमें, क्लियर है, ठीक है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर सेम क्वांटिटी, इंट्राडे और डिलीवरी आपकी ब्रोकरेज आती है 140 रुपीज़, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंट्राडे या डिलीवरी आपकी ब्रोकरेज आती है 73.41, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा आपकी डिलीवरी यहाँ पर आ रही है, और अगर आप फ्यूचर से कंपेयर करेंगे फ्यूचर की डिलीवरी सबसे कम है, अगर आप सेम क्वांटिटी की बात करते हैं तो, ओके, ये इसका मतलब है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रेडर्स, अब हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में, जिसकी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। सो ऑप्शंस को आपको एक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक एग्जांपल यूज़ करूँगा आपको ऑप्शन का लॉजिक समझाने के लिए, ठीक है। इस क्लास में हम बेसिक्स करने वाले हैं, ऑलराइट, तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ऑप्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैश स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स, ठीक है। उनके प्राइसेस कुछ फैक्टर्स से इम्पैक्ट होती हैं, तो उस फैक्टर्स के बारे में भी मैं बताऊँगा, ओके। एंड इस क्लास का मोटिव ये है कि आपको दुनिया की सारी नॉलेज ना देना, उतनी देना जो आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। सो क्लास शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स, अब हम समझते हैं ऑप्शंस का एक एग्जांपल, अगर हम अपने रियल लाइफ में लेके चलें तो वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो सेलर मांग रहा है वो 20 लाख है, ठीक है।
मेरे पास एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि इस प्रॉपर्टी के आसपास कोई एयरपोर्ट आने वाला है, कोई बड़ी चीज़ आने वाली है, फैक्ट्रीज एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, कोई स्मार्ट सिटी बनने वाली है एंड इसकी अनाउंसमेंट अगले 3 महीने के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये हुआ सही, सब कुछ अच्छा हुआ, तो मेरी इस लैंड जो मेरे इस लैंड की वैल्यू मल्टीफोल्ड हो जाएगी, 2-3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट नोएडा में जो है, ठीक है, नोएडा के पास जो है, तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ी है। ठीक है, जो उसके आसपास के लैंड हैं उनकी वैल्यू बढ़ी है इस चक्कर में, बिकॉज वहाँ एयरपोर्ट आने वाला है। ओके, तो लेट्स से मुझे खरीदना है, बट मुझे डाउट है कि अगर इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो मेरे ये जो 20 लाख है ना, ये डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर तो मैं क्या, ये क्योंकि लैंड ऐसे खरीद दिया उसके बाद ये नहीं बिका, तो फिर क्या करूँगा मैं, इसको लेके थोड़ा ना घूमता रहूँगा बैठ के। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक काम करते हैं, मैं हूँ बायर और ये है अपना सेलर भाई। ठीक है, मैंने बात की सेलर से, मैंने देख भाई एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेरा पैसे का क्रंच है, बट मैं जैसे पैसे कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तेरे 20 लाख है, 20 लाख में प्रॉपर्टी लूँगा, बट भाई मैं तेरे को 20 लाख अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं तेरे को 20 लाख दूंगा 3 महीने के बाद। ठीक है, मैं तेरे से प्रॉपर्टी भी नहीं मांग रहा हूँ, तू मेरे से 1 लाख रुपये का बयाना ले ले। ठीक है, 1 लाख रुपये तू मेरे से एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ले ले। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है ये, डिपॉजिट ले ले तू मेरे से, और उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख। तू उस प्रॉपर्टी को नहीं निकालेगा, ठीक है, तू उस प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 महीने के अंदर अगर मैंने तेरे को पैसे दे दिए तो ये प्रॉपर्टी मेरी। 20 लाख रुपए जो तू मांग रहा है, अब 19 लाख रुपए होंगे 1 लाख माइनस करने के बाद, तो 19 लाख रुपए मैंने तेरे को दे दिए, तो ये प्रॉपर्टी मेरी, बात खत्म। तेरे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे मेरे को ही देनी पड़ेगी। ठीक है, बट मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं बने 20 लाख, या ये न्यूज़ गलत हुई, तो ये 1 लाख का ही मेरा नुकसान है, 19 लाख रुपए मेरे बच जाएंगे। क्लियर? सेलर का क्या नुकसान है, सेलर को 1 लाख रुपए तो वैसे भी मिल रहा है, और तीन महीने बाद उसको 19 लाख और मिल जाएंगे, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बट उसके पास राइट नहीं है इस ऑफर को डिनाई करने का, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है 1 लाख रुपए को। ठीक है ना, जो बायर है उसके पास राइट है, द बायर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ठीक है ना, यही तो हमने पढ़ा था, नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। अगर चीज़ सही नहीं हुई तो मैं नहीं खरीदूंगा यार, बात खत्म, सीधी सी बात है, मैं अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा। ठीक है ना, लेट इट एक्सपायर वर्थलेस, सिंपल, क्लियर, बस इसका मतलब ये है। ऑलराइट, तो ये हो गया, वर्थलेस मतलब मेरे पैसे डूब गए, बस ये सीधी सी चीज़ है। तो ये ऑप्शन का मतलब, तो ऑप्शन आपको एक राइट देता है, ऑब्लिगेशन नहीं देता, वो पुट हो, कॉल हो, कोई भी ऑप्शन हो। ठीक है, अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि जो ऑप्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कॉल एंड पुट। ठीक है, जब मार्केट अप जाने की कगार में होती है तो आप कॉल खरीदते हैं, और जब मार्केट डाउन होती है तो आप क्या खरीदते हैं, आप पुट खरीदते हैं। ठीक है, आप कॉल बाय मार्केट अप, ठीक है, और पुट बाय मार्केट डाउन। ये तो समझ में आ गया। अब इसका एक और तरीका होता है, एक और रूप होता है इसका, ठीक है, जिसके बारे में मैं आऊँगा। अभी आप इसको स्टोरी की तरह सुनो, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने खुलेंगी एंड एकदम से पिटारा के सामने आपको सारी नॉलेज मिलेगी। क्लियर? कंफ्यूज नहीं करना किसी भी चीज़ में। आप इसको सेल भी कर सकते हो, ये फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं इसमें आप बाय सेल दोनों कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप कॉल को सेल करोगे, ठीक है, अगर आप कॉल को सेल करोगे तो उसका मतलब है आप मार्केट में क्या हो, बेयरिश हो, और अगर आप पुट को सेल करते हो तो आप मार्केट में बुलिश हो। ठीक है, ये 2 सिनारियोज होते हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, मान लो एक कॉल है 100 रुपए की, ठीक है, मान लो ये कॉल है 100 रुपए की, ठीक है, क्लियर। अब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, और लेट्स से निफ्टी की कॉल है, निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 50 रुपीज़, तो इस कॉल की वैल्यू क्या हुई, 5000 रुपीज़। तो 5000 तो ठीक है, एक कोई भी ले सकता है, क्लियर ना, 5000 की कॉल ले ली, सॉर्टेड। पुट का भी ये रेट चल रहा है। अब इसी कॉल को बेचना है, अगर मुझे अभी मैं सबकी सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, स्टोरी धीरे धीरे एडअप होगी,
ठीक है ना। अभी बस आप समझो मैं क्या बताने, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी से आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि मार्केट चलाता कौन है, ठीक है, मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। एक इंसान दे रहा है 5,000 रुपये 100 रुपये की कॉल के लिए, ठीक है, और एक इंसान उसी कॉल को बेचने के लिए 1,10,000 रुपये दे रहा है। तो पॉकेट साइज किसका बड़ा है, बायर का कि सेलर का, जो शॉर्ट कर रहा है। तो शॉर्टर्स मार्केट चलाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जो लोग कॉल बेचते हैं वो लोग मार्केट चलाते हैं, ठीक है, बिकॉज एक चीज़ होती है जिसका नाम है टाइम डीके, ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में क्या होता है ये, ठीक है। टाइम डीके ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है। ऑप्शंस धीरे 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 जैसे जैसे अपनी एक्सपायरी के पास आते हैं और अगर मार्केट मूव ना कर रही हो धीरे 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 ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो जो टाइम डिके होता है ना, ये एक एज होती है, जैसे कहते हैं ना कसिनो के पास एक एज होती है, ठीक है ना, कसिनो हमेशा जीतता है ओवरऑल, हर रोज़ नहीं, ओवरऑल कसिनो ही जीतेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑप्शन सेलर के पास टाइम का एडवांटेज होता है, ऑलराइट, दे हैव एन एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू टाइम, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग गैम्बल खेलते हैं ज़्यादा अमाउंट देके, क्योंकि उनके पास श्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये दो तरीके हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी तक, ठीक है। कंफ्यूज मत करो, अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं ओपन करूँगा आप लोगों के सामने, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ सो ट्रेडर्स, अब हम एक चीज़ समझते हैं कि जो ऑप्शंस में एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी कैसे चलता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट्स से 18,000, ठीक है, 18,000 है। इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ 18,300, 18,500 एंड 19,000, ठीक है। और इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 17,900, 700 एंड लेट्स से 17,400, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, CMP करंट मार्केट प्राइस है 18,000 पे, क्लियर। तो मार्केट इस लेवल पे अभी, तो जो भी कॉल्स इस लेवल पे होंगी या जो भी पुट इस लेवल पे होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, एट द मनी, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे एट द मनी, क्लियर। अब अभी पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में, एक सेकेंड, अभी पहले मैं बात करता हूँ कॉल्स एंड पुट, ठीक है, दोनों कर दिए, दोनों के ये क्या हुआ, एट द मनी, ये दोनों में कॉमन होता है, क्लियर। अब सीधी सी बात है, मार्केट है यहाँ पर, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं क्या खरीदूंगा, कॉल, सीधी सी बात है। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर मार्केट 18,000 पे है तो जाहिर सी बात है वो नीचे से ऊपर आई है, ठीक है ना, वो नीचे से ऊपर आई है अभी फॉर द टाइम बिंग, मैं अभी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 17,800, 900 इनसे ऊपर आई है, क्लियर। तो जितनी भी 18,000 के नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस होंगी ना, ये सारी की सारी होंगी इन द मनी, ठीक है ना, ये इनसाइड है, ओके। तो फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है लेट्स से 100 रुपीज़, इसकी प्राइस होगी 200, ठीक है ना, इसकी 400, ऐसे कर मतलब 400, 300 ऐसे करके इनकी प्राइस बढ़ती जाएगी। इन द मनी जितना डीप होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्राइक प्राइस होगी, सॉरी उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी, ठीक है। तो सीधी सी चीज़ है। और ये जो प्राइस है ये क्या है, यहाँ पर अभी मार्केट नहीं आई है, अभी फॉर द टाइम बिंग, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं आई, अभी मार्केट 18,000 पे है तो उसको ऊपर जाना है, अभी इट हैजंट रीच 18,100, 50, 20 या 300, 400 नहीं पहुँची है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ठीक है ना। इनकी प्राइसेस जनरली चीप होती है, सस्ते होते हैं इससे 100 से, मतलब ये आपका एट द मनी से सस्ते होते हैं। तो ये हो गया लेट्स से आपका 52 का, ठीक है ना, ये हो गया आपका 30 का, और ये हो गया आपका लेट्स से 20 का, ऐसे करके, ठीक है ना, ये वाली गेम चलती है, ये इनके प्राइसेस होते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका कॉल्स के बारे में। कॉल्स के लिए आउट ऑफ द मनी ये होता है क्योंकि प्राइस ने ऊपर जाना है, ये एट द मनी हुआ, और ये क्या है, ये है इन द मनी, ठीक है। प्राइस यहाँ से ट्रैवल होकर ऊपर आ रही है तो ये प्राइस के नीचे है, ठीक है। तो ये हो गया इन द मनी, इनकी प्राइसेस हमेशा ज़्यादा होंगी, ये सिंपल कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं पुट के बारे में।
पुट का क्या गेम है। ठीक है, अब आपको पुट का खेल ऐसे समझना है कि ये रहा 18,000, ठीक है, मैं चाहता हूँ मार्केट नीचे गिरे, मैं तभी पुट खरीदूंगा ना। तो अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट को इन प्राइसेस पे पहुंचना पड़ेगा ना, 7900, 17700, 17400 मेरे को मुनाफा देने के लिए। ठीक है, जो भी मैं कॉल्स ले रहा हूँ, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे इनको ये देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये होगा आउट ऑफ द मनी। ठीक है, प्राइस अब यहाँ आई नहीं है, प्राइस को आना है एक पुट बायर को मुनाफा देने के लिए। ठीक है, और बात रही 18,300, 500, 19,000, ये प्राइस वहाँ से गिर चुकी है, अभी 18,000 पे चल रही है, बट वो आई तो ऊपर से ही है ना। ठीक है, तो ये जो प्राइसेस है ना, इनको हम बोलते हैं इन द मनी। तो इसमें हो जाता है उल्टा। ठीक है ना, बस ये चीज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, कॉल्स के लिए ये होता है आउट ऑफ द मनी, पुट्स के लिए ये होता है इन द मनी। ठीक है, गेम सिंपल सी है यार, ये 18,000 है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस नीचे जाएगी 18,000 से, तो जितनी 18,000 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस हैं 100, 200, 300, 18,000, ठीक है ना, 18, 100, 200, 300, ये सारे ही सारे होंगे आउट ऑफ द मनी पुट। ठीक है, और जो प्राइसेस नीचे हैं, ठीक है, जो मेरे पास आने वाली हैं, अरे यार क्या कर रहा है, ठीक है, दोबारा समझते हैं। ये है 18,000, ठीक है, प्राइस नीचे से ऊपर जाने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 17,900, 17,700, 17,400, नीचे से ऊपर। तो ये जो सारी कॉल्स हैं ये क्या होंगी, इन द मनी। ठीक है, ये अंदर हैं, ये प्राइसेस अचीव हो चुकी हैं, अब मुझे ऊपर जाना है। तो 18,100, 18,200, 18,300, ये क्या होंगी, ये होंगी आउट ऑफ द मनी कॉल्स। ठीक है ना, सीधी सी चीज़ है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। ये ऊपर की है जो अचीव नहीं हुई है अभी, तो ये आउट ऑफ द मनी हुई। ठीक है, अब पुट के अंदर एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, पुट में मार्केट है 18,000 पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट नीचे गिरे। अगर मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, मार्केट ये प्राइसेस अचीव कर चुकी है, मार्केट यहाँ से गिर चुकी है नीचे, ऑलराइट, तो ये क्या होंगी, ये होंगी इन द मनी। ओके, एंड ये क्या होंगी जो अचीव होनी है जिससे मुझे मुनाफा हो, ये क्या है, आउट ऑफ द मनी, जो प्राइसेस अभी तक पहुँची नहीं है वहाँ। क्लियर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। क्लियर, ओके। सो ट्रेडर्स, फटाफट एक चीज़ समझते हैं हम लोग कि एक ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक बेसिक समझा देता हूँ आपको कि ऑप्शन की प्राइस, ऑप्शन प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि जो भी स्पॉट प्राइस चल रही है, ठीक है, ऑप्शन की वैल्यू उससे कितने इन द मनी है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ऑप्शन की प्राइस चल रही है इस टाइम पे, लेट्स से 17,180 शॉर्टेड। ठीक है, तो 17, अब एक कॉल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कॉल इसके ऊपर 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन, ये सब क्या होगा, ये सब होगा आउट ऑफ द मनी। इसके नीचे जो होगा वो सब क्या होगा, इन द मनी। तो इन द मनी ऑप्शंस में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे होती है, मान लो 17,150 की बात हो रही है या फिर 17,100 की बात हो रही है, तो 150 के कैसे कैलकुलेट करूँगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जिस ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो 17,180 माइनस 17,150, 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, 30 रुपीज़ क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 80 रुपीज़ होगा, 180 माइनस 100 इंट्रिंसिक वैल्यू। सॉर्टेड। मान लो ये है 17,150 की कॉल।
ओके, इसकी प्राइस है लेट्स से 200, 200 रुपये इसकी प्राइस है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, 200 रुपये में से 30 रुपीज़ माइनस कर दूंगा, तो ये क्या आया, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ ऑप्शन। सीधी सी बात है। अब आप एक चीज़ इसमें देखो, आपने मार्केट में काफ़ी सुना होगा, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और शायद मेरे से भी, कि ऑप्शन की प्राइसेस मतलब प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है भाई। इसमें टाइम डिके जब होगा ना तो बड़ा मज़ा आएगा। ये एक कॉमन लाइन होती है ट्रेडर्स में, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है बस 30 रुपये, ओके, बट ऑप्शन की प्राइस है 200 रुपीज़, तो उसका मतलब बाकी क्या है 170, वो है टाइम वैल्यू। तो जैसे 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 मार्केट, मान लो मार्केट 17,200 के ऊपर जाने में नाकामयाब हो रहा है बार बार, तो धीरे धीरे ये जो वैल्यू है ना 150 पे आएगी, 150 के नीचे जाना शुरू हो जाएगी, या ले लो 150 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दें और उसके नीचे ही रहे अब, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है ना टाइम वैल्यू ये कम होती जाएगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने क्या बोला आपको 180 है, 17,180, ठीक है। अब मान लो ये हो जाए, ये क्या था, ये स्पॉट प्राइस है, मान लो ये हो जाए 17,140, क्लियर। अब 17,140 माइनस 17,150, ये तो -10 आ गया, -10 तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो -10 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर ऑप्शन की प्राइस 150 है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ज़ीरो हो जाती है वो, ओके। तो जो पूरी की पूरी जो उसकी प्राइस है ना वो है टाइम वैल्यू। तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं क्यों शॉर्टिंग करते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो आप अभी, अब मैं आपको एग्जांपल शुरू करवाता हूँ जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स के, ओके, ऑल राइट। अब देखो आप, अब प्रेजेंट मार्केट कहाँ पर है पहले ये समझते हैं हम। प्रेजेंट मार्केट हमारी कहाँ है, 17,173। तो अब 17,173 के नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, इन द मनी या फिर ITM। तो इन द मनी ऑप्शन के अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, प्लस, या इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी नहीं है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। मैंने बस यहाँ पर ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती है इन द मनी ऑप्शन में। तो अब इन द मनी ऑप्शन इसमें से कौन सा है, 150, क्लियर। 150 कितने का है, 250 का ले लेते हैं, 250 का है, क्लियर। अब 17,173 में से 17,150 माइनस कर देते हैं, तो क्या आया, 23। तो ये 250 में से 23 क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और बाकी कितना बचा आपका, बाकी आपका बचा 227, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी टाइम वैल्यू, क्लियर, दिस इज योर टाइम वैल्यू, सॉर्टेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन द मनी ऑप्शंस के अंदर ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर तो बस टाइम वैल्यू होती है। तभी तो सेलर्स जो शॉर्टर्स होते हैं वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये देखो, ये क्या है, 17,173 है। अब ये जैसे मार्केट देखते हैं, हमने मार्केट देखी यहाँ, ठीक है, क्लियर। अब मुझे दिख रहा है कि 18,000 जो है ना ये एक हर्डल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं 18,000 लिखता हूँ, 18,000 कॉल अप्रैल महीने एंड की कॉल देख लेते हैं, या चलो एक 21 अप्रैल की वीकली एक्सपायरी भी होती है वो भी देख लेते हैं। तो अब देखो आप, 21 तारीख आने वाली है, टाइम नहीं बचा हमारे पास, तो क्या प्राइस है इसकी, 2 रुपीज़ 90 और 18,000 कॉल अप्रैल एंड की एक्सपायरी की, 30 अप्रैल आएगा एक्सपायरी, उसकी है 17 रुपीज़ की। क्यों रीज़न दोबारा समझा देता हूँ। रीज़न इज सिंपल, ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक प्लस
टाइम, और यहाँ पर स्पॉट प्राइस क्या है 17,173 माइनस 18,000, तो जो फिगर आपका नेगेटिव में होगा तो वो हो गया इनवैलिड, इसको ज़ीरो लेके चलेंगे हम, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी 0। अब यहाँ पर बचा क्या 17.10, तो ये पूरा 17 रुपये जो है ना ये क्या है, ये है टाइम वैल्यू, राइट, दिस इज टाइम वैल्यू। सो चांसेस ऑफ दिस ऑप्शन एक्सपायरिंग टू 0 आर हायर नाउ, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत अगेंस्ट है, अनलेस अनटिल 1-2 दिन के अंदर 18,000 को रीच मार दे या कुछ ऐसा कर दे तो ऑब्वियसली बात आपको थोड़ा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ओके, बट चांसेस हैं कि ये जो ऑप्शन है ये 0 में हो जाएगा, राइट, आई डोंट नो, चांसेस हैं, बस ये चीज़ है, ओके। तो इसलिए ऑप्शन सेलर्स टाइम वैल्यू को प्ले करते हैं, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, वो टाइम के साथ खेलते हैं, उनको एज बनानी है। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम, तो अगर टाइम उनके अगेंस्ट है ना तो उनको बहुत स्पेसिफिक होना होता है जब उनको पैसा कमाना है, वो हर रोज़ कहीं भी जब मन करा तब नहीं घुस सकते। ऑप्शन सेलर फिर भी एक बार घुस लेगा, ठीक है ना, बट इसका मतलब नहीं कि वो नुकसान नहीं करेगा, बट फिर भी वो एक एंट्री ले सकता है। बट ऑप्शन बायर के तो चांसेस हैं कि वो 10 में से 8 बार कटेगा ही कटेगा, तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जब एंट्रीज ले रहा है वो बहुत स्पेसिफिक ले रहा है कि ये 10 में से 8 ना हो, ये 10 में से 4 हो जाए, 3 हो जाए, मैक्स 5 हो जाए, उसके पास कुछ एज तो हो खेलने के लिए, ठीक है ना, ये इसका मतलब है, ओके। तो आई होप आपको ऑप्शन प्राइसिंग समझ में आई हो, ऑप्शन प्राइसिंग क्या होती है एंड मार्केट्स में इसको हम कैसे देखते हैं, ओके। सो ट्रेडर्स, अब हम बात करते हैं कि ऑप्शंस होते किस टाइप से हैं, कैसे ऑप्शंस हम देखते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, देखिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर निफ्टी ले लेते हैं, तो ये तो हमारी प्राइस हो गई, ये हमारा मंथ हो गया जिस मंथ में हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया जिस स्ट्राइक को मैं चूज़ कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, और ये क्या हो गया ऑप्शन टाइप, कॉल या पुट, क्लियर। अब ये तो हो गए मंथली ऑप्शंस, ठीक है। अब एक होते हैं वीकली ऑप्शंस, अब जैसे वीकली ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे, ठीक है, ये रहे वीकली ऑप्शन। अब वीकली ऑप्शन में क्या गेम है, ज़ीरोडा में तो यहाँ पर डब्ल्यू भी आ जाता है, ठीक है। अब ये हो गया प्राइस 21 अप्रैल, दिस इज़ व्हाट योर एक्सपायरी का दिन है ये, ठीक है, और ये क्या है स्ट्राइक प्राइस, और ये क्या है टाइप ऑफ ऑप्शन, सीधी सी चीज़ है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें इतनी ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, मतलब एक ऑप्शन आपको मतलब प्रॉफिटेबल कब होगा। सो फॉर एग्जांपल 18,000 पे मार्केट है, ठीक है, और आपने 18,000 की कॉल ली है, लेट्स से वो है आपकी 200 की, ठीक है, तो 18,200 पे आप ब्रेक इवन करेंगे, ठीक है, मतलब 18,200 के ऊपर आपका पैसा बनना शुरू होगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका इंट्राडे में नहीं चलता, ये कॉन्सेप्ट आपका चलता है जब आप डिलीवरी पे लेके जाते हो। इंट्राडे में आपने फटाफट 1 घंटा 1.5 घंटे में मैक्स आपने ऑप्शन लेके निकलना है, ठीक है, या अगर आप उससे ऊपर टिक रहे हो और आप प्रॉफिट में हो तो आप क्या करते हो, आप अपनी प्राइस को ऊपर मूव करते जाते हो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक इवन का प्राइस, सॉर्टेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं हम, ये रहा, यहाँ पर मार्केट है 17,173 पे, ठीक है, और अब आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है 17,500 और इसकी प्राइस क्या है 92, ठीक है। तो अब ये प्राइस हमको कब पैसा कमा के देके, ये कॉन्ट्रैक्ट हमको कब पैसा कमा के दे के जाएगा, जब प्राइस 17,500 प्लस 92, मतलब 17,600 के ऊपर जब प्राइस ट्रेड करना शुरू करेगी ना, तब हम प्रॉफिटेबल होना शुरू होंगे इसमें, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आज आप ये खरीदते हो तो आपको प्रीमियम ऐड करना है, और जो स्ट्राइक आप बाय कर रहे हो उसको ऐड करना है, तो 17,500 प्लस 92, तो बेसिकली 600 ही आपका हो गया, तो 600 के ऊपर आपको मुनाफा होना शुरू होगा। अब ये जो होता है ना, ये कॉन्सेप्ट जो चलता है ना, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में चलता है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस तो बेसिकली एक ट्रैप होते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग होते हैं वो अपने 10,000 को 1 लाख करना चाहते हैं, 1 लाख को 10 लाख करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मार्केट है 17,100 पे, वो 17,500 17,400, ठीक है ना, जीरो टू हीरो एक्सपायरी वाले दिन करने की कोशिश करते हैं, 25 रुपये का 250 रुपये का ऑप्शन हो जाए, ठीक है ना, दे ट्राई टू डू दैट। तो उसमें क्या होता है, वो वर्थलेस एक्सपायर होता है, जीरो हो जाता है, वो 25 का 42 हुआ 50 हुआ, वो बुक नहीं करते, वो क्योंकि लालच होता है उनको 250 करना है, ठीक है, तो उस चक्कर में वो सारा का सारा एक्सपायर हो जाता है।
तो मैक्सिमम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आपके ज़ीरो ही एक्सपायर होते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेलर्स के पास एक एज होती है। ओके, तो ये होता है आपका ब्रेक इवन निकालना। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ट्रेडर्स, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन की प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑप्शन प्राइसेस, ठीक है। तो एक तो होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है, और एक होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी जिसको हम बोल लो, ठीक है। तो पहले मैं ना आईवी के बारे में बात करता हूँ। अब मैं ज़्यादा डेफिनेशन या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं जाने वाला इसके, ठीक है। एक सिंपल चीज़ आपको समझा देता हूँ ऑप्शन ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में, कि जब कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, जैसे आपके इलेक्शंस आते हैं या फिर ब्रेग्जिट होता है, ठीक है, या फिर कोई वॉर होता है, यूक्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, या फिर आप ले लो कि आपका 3 मंथ्स के आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, आपके क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। जब भी ऐसी चीज़ होती है उस टाइम पे आईवी जो होता है ना वो राइज़ करता है। क्यों राइज़ करता है? क्योंकि आप ये लेके चलो कि एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, उसके बाद कुछ अनसर्टेनिटीज़ ये सब राइज़ करने लग जाती हैं। कुछ न्यूज़ है मार्केट में जो बाहर आना चाहती है, तो उस चक्कर में एक्सपेक्टेड मूवमेंट मार्केट्स में इंक्रीज़ होने लग जाती है। डायरेक्शन नहीं पता अभी हमें कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये नहीं पता अभी हमें। बस हमें ये पता है कि अगर आईवीज़ हाई हो रही हैं, जनरली रिजल्ट से पहले आप कभी भी नोट करना, टीसीएस का, इन्फोसिस का या एचडीएफसी या किसी भी अच्छे स्टॉक्स के जब रिजल्ट आते हैं तो ऑप्शन के प्राइसेस ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स एक ट्रेड खेलते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी क्रश, ठीक है ना। बेसिकली वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट्स आउट होते हैं, ठीक है, एकदम से ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 5600 करोड़, ठीक है, मान लो प्रॉफिट आया 5700 करोड़ या 6000 करोड़ या मान लो आया 5000 करोड़, ठीक है, कुछ भी ऐसा आया। अब ये जैसी न्यूज़ आउट होती है ना, आपके ऑप्शन की प्राइसेस जो होती है ना वो एकदम से क्रैश करती हैं, या फिर सुबह से क्रैश करने लग जाएंगी, या एक दिन पहले से थोड़ा क्रैश करने लग जाएंगी। ये क्रैश होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड मूवमेंट अब बंद हो गई है ना, ठीक है ना। अब जो था वो आपके सामने आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपके इलेक्शंस में भी होती है। जब इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका होता है, बस बेसिकली सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई 300 सीटें तो जीती रही है एक पार्टी, ठीक है। अब मान लो रात तक भी काउंट हो जाए, सीट बनाने के लिए चाहिए 200 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 300 आ गई हैं, 320 आ गई हैं, तो मार्केट एक एस्टिमेट लगा लेता है कि यार अब ये सीटें ना 200 नहीं हो सकती, कुछ भी हाथ पैर मार के उन्होंने सीट बना ली है अपनी, तो पूरी मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, गुड फॉर द मार्केट्स। तो उसका मतलब क्या है? रिजल्ट इज़ आउट, मार्केट ऊपर थी, अब एकदम से एक वॉलेटिलिटी क्रश होगा या क्रैश बोल लो आप, ठीक है। मार्केट के आपके स्टॉक ये ऑप्शंस के प्राइसेस एकदम से टूटते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शन प्राइसेस में जब ये टूटते हैं ना, तब ऑप्शन सेलर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और एक चीज़ और, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो मार्केट्स में मूवमेंट बढ़ जाती है। निफ्टी ऑन एन एवरेज आधे से ज़्यादा टाइम ऐसे ऐसे चल रही होती है, बट जब ये ब्रेग्जिट एग्जिट और ऐसी न्यूज़ आती है ना, तब निफ्टी इतने बड़े बड़े मूव दे रही होती है। तो जब ये बड़े बड़े मूव दे रही होती है ना निफ्टी, तो उसमें होता क्या है, उसके अंदर ऑप्शन के जो प्राइसेस जो ऑन एन एवरेज 50 से 75 तक जाता है, फॉर एग्जांपल 75 तक जाता है, वो जाएगा 50 से 150, ठीक है ना। तो वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट्स बहुत ऊपर नीचे करने लग जाती हैं। जो आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का था वो 30 रुपये का हो जाएगा, जो टारगेट आप 25 का लेते थे अब वो 50, 60, 100 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बढ़ेगा आपका रिस्क भी बढ़ेगा, आपका रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बट ऑप्शंस में आपका गेम जो होता है, सही टाइम पे एग्जिट एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। बट इस टाइप के ट्रेड्स में ना अच्छा पैसा कमाते हैं ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। मैं तो स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग करता ही नहीं हूँ, मेरा तो गेम बस निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही है। बट जो लोग करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, रिजल्ट से पहले ट्राई करिए कि ऑप्शन बायर आप ना ही बने तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप अगले दिन के लिए गैम्बल खेल रहे हैं कि अगर प्राइस भागी ऊपर, कुछ हुआ तो मेरा ऑप्शन बहुत ऊपर भाग जाएगा, ठीक है ना। अगर टूटी तो ज़्यादा कितना नुकसान हो जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और बहुत डेढ़ साढ़े ऐसे होते हैं वो आपका लॉन्ग स्ट्रैडल बाय कर लेते हैं, सेम प्राइस का कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट किसी ना किसी तरफ तो जाएगी, बट होता क्या है अगले दिन ना दोनों की प्राइसेस टूटी होती हैं, ठीक है ना, दोनों की प्राइसेस टूटी होती हैं। उनको समझ में नहीं आता, अब यार मार्केट तो गिरी है, मेरा पुट क्यों नहीं भागा ऊपर, ठीक है, तो उनको नहीं समझ में आती ये चीज़। तो वो रीज़न है उसका वॉलेटिलिटी क्रश। तो आपको ध्यान रखना है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अफेक्ट करती है ऑप्शन प्राइसेस को, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं सबसे तगड़ी चीज़ के बारे में, ठीक है। डेल्टा, ठीक है, थीटा, गामा, वेगा एंड एक रो भी होता है। मैं ये सब तो यूज़ ही नहीं करता हूँ, मेरा तो बस ये 3 का काम होता है और मेनली तो यही 2 काम, मेरे लिए तो ये 2 मेन काम करते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डेल्टा के बारे में। अब डेल्टा का मतलब क्या, आसान शब्दों में जैसे मैंने बोला कि मान लो रिलायंस का ऑप्शन है, ठीक है, चलो निफ्टी ले लेते हैं। निफ्टी 18,000 से 18,001 होती है, क्लियर। और लेट्स से 18,000 का ऑप्शन है 50 रुपीज़ का, सॉर्टेड। और इसका डेल्टा है, डेल्टा की जो रेंज होती है ना वो 0 to 1 होती है, इसके बीच में चलता है डेल्टा, ठीक है। जितना इन द मनी होगा उतना 1 के पास होगा, जितना आउट ऑफ द मनी होगा उतना 0 के पास होगा, मतलब 0.2, 0.3, 0.10, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मान लो 50 का डेल्टा है लेट्स से 0.5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हर 1 रुपये की मूवमेंट इन द अंडरलाइंग जो कि है निफ्टी, अगर निफ्टी 1 रुपये से मूव करता है तो मेरा जो ऑप्शन है ना एट द मनी ATM ऑप्शन वो मूव करेगा 0.5 से, तो प्राइस हो जाएगी 50.5। इसका मतलब ये है, बस सीधी सी चीज़ है, ठीक है। अगर ये 18,010 हो जाता है, ठीक है, 10 रुपये भाग रहा है, तो मेरा ये जो ऑप्शन है ये भागेगा 5 रुपये, ये 55 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, बेसिकली ये है। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर भागती जाएगी, मान लो प्राइस अब हो गई 13,090, तो ये 0.5 ही नहीं रहेगा, ये भी ऊपर होता जाएगा 0.6, मतलब इतनी जल्दी नहीं भागता, 0.58, 59, ठीक है ना, 0.63, जितना इन द मनी होता जाएगा। मान लो प्राइस हो गई 18,400, ठीक है, तो ये जो 0.5 है ना, ये 0.5 है ना, अब ये 0.7 या 0.8 हो चुका होगा, सॉरी 8 तो नहीं, 0.75, 73, 74 के आसपास कहीं चल रहा होगा। तो ऐसे जितना इन द मनी होती जाएगी कॉल, उतना डेल्टा बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है। आसान शब्दों में डेल्टा इज द चेंज इन प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कि कितना अंडरलाइन की प्राइस चेंज हुई है, बस ये मतलब है। अंडरलाइन अगर 1 रुपये से मूव कर रहा है और ऑप्शन का डेल्टा अगर 0.5 है, तो उसका मतलब वो मूव करेगा कितना, वो मूव करेगा आधा, ठीक है। तो अब इससे कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा ही होता है, तो डेल्टा पे ध्यान दो आप, ठीक है। मैं इस वीडियो में वेगा और रो को कवर भी नहीं कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं वो करूँगा, मैं ऑनलाइन पढ़ के आपको बता दूँ उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। तो मैं डेल्टा के अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा ऑप्शन चेन का आपको, और इसकी एक वीडियो आएगी, मैं बनाऊंगा इसकी वीडियो एक, अभी इसमें नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स से 18,000 की कॉल है, ठीक है, जिसका 0.5 है, ठीक है, प्राइस है लेट्स से 100। तो अगर अब ये ऊपर भागता है ना, मान लो 1850 हो गया, कुछ हो गया, तो चांसेस है कि ये मेरा 125 हो जाए, इसके आसपास रहेगा, एग्जैक्ट नहीं होता कभी, 123, 125, 126, 120, 121, डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब व्हाट हैपन्स इज़ कि जितना आप इन द मनी, बहुत डीप भी नहीं लेना, कोशिश होती है कि अगर मार्केट 18,000 पे तो 17,800 मैक्स
आप कॉल ले लो, मतलब 200 पॉइंट, इस हिसाब से आप लेके चलो, ठीक है। और मान लो अगर आप लेट्स से रिलायंस ले रहे हो, 2000 का रिलायंस चल रहा है, ठीक है, और रिलायंस का ऑप्शन है 1980 का भी है, 1960 का भी है, ठीक है, तो आप 1980 का ले लो, गुड इनफ, 1980 इन द मनी है, बढ़िया चलेगा, लिक्विड स्टॉक है, सारी चीज़ें सॉर्टेड है, आप 1980 ले लो। तो कोशिश करो एट द मनी है, इन द मनी ही लो, क्योंकि आपके फेवर में ना डेल्टा होता है, जितना डेल्टा आपको, कोशिश करो डेल्टा 0.5 से ऊपर मिले आपको, ठीक है ना। फिर चांसेस हैं कि अगर स्टॉक 100 पॉइंट जाएगा तो आपको 50 रुपये तो देके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। सो जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका थीटा, ठीक है, वो है थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज चेंज इन एन ऑप्शन विथ चेंज इन टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल सीधी सी चीज़ है कि मान लो अगर थीटा है लेट्स से -20 फॉर एग्जांपल, थीटा है -20, ओके, और आज अगर प्राइस मूव ना करे तो जो प्राइस चेंज होगा ना ऑप्शन का वो -20 से होगा। मान लो अगर 80 रुपीज़ का ऑप्शन बंद हुआ है और कोई मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है, और ये आउट ऑफ द मनी ही है, तो इसका ऑप्शन अगले दिन 60 पे खुलेगा या 60 हो जाएगा, ये इसका मतलब है, और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका जो थीटा होता है, तो सीधी सी चीज़ ये है कि अगर एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन, कोई और चेंजेस नहीं है, बस प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट आज 80 पे खुली, ठीक है ना, 100 तक गई, 60 तक गई एंड वापस 80 पे ही बंद हो गई या 78 पे बंद हो गई, ठीक है, और आपके पास लेट्स से 120 की कॉल है या 110 की कॉल है लेट्स से, ठीक है, तो और इसका अगर थीटा -20 है तो चांसेस हैं कि जो भी शॉर्टर होगा वो इसमें मतलब एक डिके होगा एवरी डे का बाय 20 पॉइंट्स, ठीक है। अगर एक्सपायरी नियर है तो बाय 20 पॉइंट्स इसका डिके होता जाएगा, जितना पास एक्सपायरी आती जाएगी उतना डिके बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि ऑप्शन का प्राइस क्या है। इसका मतलब बस सिंपल है, 100 बात की एक बात, थीटा आपका डिके चेक करता है कि हर रोज़ प्राइस कितना डिके कर रही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखो। तो अगर आपको ये पता होगा ना कि कोई ऑप्शन में डिके बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको उससे दूर रहना है, ठीक है ना। बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए कर सकते हो, बाइंग के लिए आपको उस टाइप के ऑप्शन से दूर रहना। आउट ऑफ द मनी में थीटा डिके बहुत ज़्यादा होता है, ये लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता है, ठीक है, ओके। सो गाइज अब एक बार बात करते हैं हम गामा के बारे में। गामा क्या होता है? गामा बेसिकली स्पीड है एट विच डेल्टा चेंजेस, ठीक है। मतलब मान लो डेल्टा है 0.5, मैंने आपको बोला था ना कि मान लो मैंने 0.5 का डेल्टा लिया है और मार्केट मान लो चली जाए 18,060 या 70, तो ये 0.5 0.6 कितनी देर में होगा ये कैलकुलेट करता है गामा, ठीक है, या कितनी जल्दी होगा या किस स्पीड से हो रहा है ये गामा कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो गामा बेसिकली स्पीड है जिस पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ऑलराइट। इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ठीक है, तो समझ में आ गई आपको बात। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा है आपका कि ऑप्शन की प्राइस अगर 1 रुपये चेंज, आपकी अंडरलाइन की प्राइस अगर 1 रुपये से चेंज होती है तो ऑप्शन की प्राइस कितने से चेंज होगी, सीधी सी बात है। गामा क्या देखेगा कि जो 0.5 है ना, जो डेल्टा जो 0.5 है ये 0.6 कितनी देर में होगा, मतलब जो उसकी स्पीड है वो कितनी जल्दी चेंज होगी, ठीक है, सीधी सी चीज़ है। डिक्रीज़ हो इंक्रीज़ हो कितना जल्दी ये सब चीज़ें होंगी, ये चीज़ देखता है गामा, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स का काफ़ी गंदा दुश्मन होता है गामा, ठीक है। गामा कभी कभार क्या करता है, स्पीड बढ़ा देता है चेंज इन ऑप्शंस की। तो फॉर एग्जांपल छोटी मोटी मूवमेंट्स भी होती है ऑप्शन सेलर्स के लिए, तो उसमें उनके स्टॉप सेट हो जाते हैं, तो उसका रीज़न जो होता है ना वो गामा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, ऑलराइट। तो नाउ बट मेरा जो मेन कंसर्न है, जो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग बहुत सिंपल रखनी है तो आप डेल्टा और थीटा के बारे में ध्यान रखिए, दैट इज़ इनफ, ओके।
इस क्लास के अंदर मैं आपको प्राइमर दे रहा हूँ, मैं आपको कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है, आप फ्री में देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको इसमें पे वे करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये web.sensible ऑप्शन चेंज आके लिखेंगे तो आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर डेल्टा, थीटा, गामा ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप हाँ ये मैंने ऐड किया हुआ है इधर, हाँ मैं एक सेकेंड, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डेल्टा, गामा, थीटा। आप इसको स्मॉल कर लीजिए, ठीक है, और छोटा कर सकते हैं आप इसको, ओके। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब आप एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मार्केट कहाँ है, 17,200, ठीक है। ये एट द मनी चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, ये एट द मनी चल रहा है इस टाइम पे मार्केट का। तो आप अगर कॉल देखेंगे, कॉल का डेल्टा क्या है, 0.51, बहुत बढ़िया। मतलब अगर 1 रुपये की मूवमेंट हुई इसके अंदर, क्या बोलते हैं, नॉर्मल अंडरलाइन के अंदर, तो आपकी जो कॉल ऑप्शन है वो 0.5 के हिसाब से मूव करेगी, ठीक है। एंड आपका जो पुट का डेल्टा है वो 0.49 है, मतलब सेम ही रख लो आप, ऑलमोस्ट आधा पैसे ही रख लो आप, तो उसके हिसाब से दोनों मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसका ये देखूं, क्या बोलते हैं, थीटा, आप थीटा देखिए कम होता जा रहा है ऊपर ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ कम हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर की एरिया में सारा क्या है, सारा का सारा इन द मनी है। ये देख रहे हैं आप, 17,200, 150, 150, 17,950, 900 ऐसे करके अंदर जाता जा रही है प्राइसेस, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस बाहर जाती जा रही है, जो भी प्राइस अभी जो मार्केट को अचीव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पर जो उसके आसपास का वो है, क्या बोलते हैं, थीटा है, ठीक है, वो देखो हाई है। जो दूर के हैं उसमें थीटा थोड़ा सा कम होता जा रहा है, ऑलराइट। क्यों कम होता जा रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जो प्राइस है ना इनकी, ये देख रहे हो LTP, ये कम होती जा रही है। तो अब जितनी, अब सीधी सी बात है, 2 रुपये के ऑप्शन में 20 रुपये का तो डिके नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो कम का ही डिके होगा। तो इसलिए वो रीज़न है कम का, ठीक है, क्लियर है। अब आप ये जो इन द मनी ऑप्शन है, आप इन द मनी ऑप्शन देखिए 870 का है, ये ट्रेडेबल नहीं होता, आप ट्रेड मत करिएगा इनको, कि आप सोचे कि ये बहुत ट्रेडेबल होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसको ट्रेड करने का। बट आप ये समझो कि एक 870 रुपये के ऑप्शन में डिके हो रहा है बस 2 रुपये का, अगर मार्केट कुछ नहीं करती, कुछ मूव नहीं कर रही है। समझ में आई आपको बात, ये इसका मतलब है। अब बात करते हैं गामा की, ठीक है। अब ये देखो थीटा की यहाँ डेफिनेशन आ जाती है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ नथिंग एल्स चेंजेस, ठीक है ना, मार्केट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वहीं की वहीं है, तो क्या होगा, इस रुपए से डिके होगा आपका। तो -20 अगर यहाँ लिखा हुआ है, अगर कल भी मार्केट 17,200 के नीचे रहती है या इसके पास रहती है, तो कल ये ऑप्शन 123 का नहीं होगा, कल ये ऑप्शन आपका 20 रुपीज़ कम का होगा, ठीक है। अब गामा क्या है, गामा आपका ये रेट है। तो अब अगर जो ये प्राइस है, मान लो ये आपका ऊपर जाने लग जाए मार्केट, तो 0.0013 की स्पीड से आपका डेल्टा चेंज होगा, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, गामा मेजर द चेंज इन डेल्टा विथ चेंज इन स्टॉक प्राइस। आप जब हेजिंग कर रहे हो तो तब इसकी जरूरत होती है। मैंने आपको बोला ना अभी कि ऑप्शन सेलर्स का बहुत बड़ा दुश्मन होता है ये, ठीक है। बहुत लोग इसमें थोड़ा कटते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए गामा को, बट जब आप बड़ा साइज ट्रेड करोगे तभी उसका बेनिफिट है, छोटे में तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस छोटे ही होंगे, तो दैट इज़ ऑल फाइन। छोटी मोटी आप स्ट्रैटेजीज़ के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा आपको ग्रीक्स में घुसना नहीं है। बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, एक एक नंबर ट्रैक कर रहे होते हैं, सब कुछ वो ना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, मेरा ये मानना है। तो आपका बेसिकली जो मार्केट में से प्राइस एक्शन है ना, वो आप ख़त्म कर देते हो, आप बस उन नंबरों के हिसाब से चल रहे हो फिर। तो मुझे वो थोड़ा मज़ेदार नहीं लगता, मुझे ये ट्रैक करना ठीक लगता है कि डेल्टा क्या है। अब जैसे अगर कल को मेरे को ऑप्शन खरीदना है, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑप्शन खरीदने में, तो आप ये चीज़ समझो, अगर मुझे बाइंग करनी है, मान लो निफ्टी में बुलिशनेस आ जाए, ठीक है, मुझे बाइंग करनी है, 200 का डेल्टा क्या है, 0.5, मतलब 1 रुपये पे 50 पैसे की मूवमेंट। मैं ऑन एन एवरेज ऑप्शन खरीदता हूँ ये वाला 17,100, इसमें मेरी मूवमेंट क्या होगी, 0.64, तो मुझे फेवरेबल लगती है। मैं जनरली ऑन एन एवरेज जब मैं बाइंग करता हूँ ऑप्शंस के अंदर, तो मुझे डेल्टा चाहिए होता है कम से कम 0.6। उससे ना मुझे एक एश्योरेंस मिल जाता है कि यार ये छोटी मोटी मूवमेंट्स में ना, इसमें ना फालतू को डिके विके नहीं आएगा, ये एटलीस्ट टिका रहेगा थोड़ा,
ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेते हो ना, जैसे आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया, मान लो मार्केट ना यहाँ 18,000 पे है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, आपने 18,200 की कॉल ले ली 25 रुपये की, यहाँ से ये कॉल हो गई लेट्स से 39 की, मान लो फॉर एग्जांपल स्पीड बढ़िया थी 39 की हो गई। अब यहाँ पर मान लो मार्केट है 18,100 पे फॉर एग्जांपल, अब मार्केट यहाँ से ना थोड़ी टूटी 18,060 पे आ गई, ये जो है ना ये धड़ाम से 25 के नीचे आ जाएगा, इतनी स्पीड से टूटेगा ये, ठीक है। तो इसलिए मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को अवॉइड करता हूं, मैं इन द मनी ऑप्शंस लेता हूं, क्योंकि वो चलते हैं इसके हिसाब से, मतलब आपका अंडरलाइन के हिसाब से चलते हैं, और उसका पॉइंट 64 के हिसाब से चलेंगे। अंडरलाइन भागेगा 100 रुपये तो ये भागेगा 64, दैट इज गुड इनफ। 2 लॉट में भी बंदा ट्रेड करता है तो आपका स्टॉप लॉस भी कंट्रोलेबल है और आप सारी चीज़ें कर भी पाते हो। इसका मतलब बस सीधा सा ये है, ये होती है ऑप्शन चेन, ठीक है, जो आप देख सकते हो। इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं आराम से इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसको रीड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो सारी सीरीज आएगी, सो डोंट वरी, ओके। ये हो गया। कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, देखो अगर आप बायर हो, एक ऑप्शन बायर हो और आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक डेथ विश ले रहे हो मार्केट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं वो थोड़ा मुश्किल से चलते हैं, और अगर एक मार्केट साइडवेज हो गई, और 80% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होती है, तो चांसेस होते हैं कि ये जो ऑप्शंस है ना ये वैसे भी वर्थलेस ही निकलते हैं। तो बीच में जो आप इसमें ट्रेडिंग भी करने की कोशिश करते हो, आप शायद 1-2 दिन निकाल लोगे पैसा, बट ओवर द टर्म ना, लॉन्ग रन आपको इसमें नुकसान ही होगा। तो जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जिनके पास पैसा अच्छा होता है, और जो बायर्स होते हैं ना, वो जनरली जैसे अगर मार्केट 18,000 पे है तो 17,900 या 17,800 का क्या लेते हैं, वो कॉल ऑप्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू उनके साथ होती है, ऑलराइट, और डिके का उनको टेंशन नहीं होता, ठीक है ना। डिके की भी बात करते हैं तो उनको डिके का टेंशन नहीं होता, ओके। तो ये हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि OTM ऑप्शंस आप बाय बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और जो गलती आप करने वाले हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास हैं 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ हैं आपके पास, ठीक है। आपने कोई ऑप्शन लिया लेट्स से 100 का, ठीक है, इंटू 50 निफ्टी का ले लिया आपने, तो 5,000 रुपये का एक ऑप्शन आ गया। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार मैं 7 या 8 ऑप्शन ले लेता हूँ, मैं मोटा कमा लूँगा, 5,000 रुपये से क्या कमाऊँगा। मान लो ये ऑप्शन 125 का गया, सॉरी 150 का गया, ठीक है, तो मैंने क्या कमाया 2500। यार वो क्या होते हैं, मज़ेदार थोड़ना है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसमें, ठीक है। बट अगर आप ध्यान देंगे तो आप ऑलमोस्ट 5% कमा रहे हो अपनी कैपिटल पे, वो भी बहुत होता है एक लॉट पे। आप क्या करोगे, आप सोचोगे इसको मुझे डबल करना है 2 दिन में, तो आप इसमें आपने 8 उठा लिए, आपने अपना नुकसान देखा ही नहीं। आप मान लो नुकसान ले रहे हो 25 पॉइंट्स का, ठीक है, तो 25 इंटू 50 आपका हो गया 1250। अब 1250 इंटू 8 आपका हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। तो अगर आप ये हिसाब लेके चलेंगे, आपने खड़े खड़े अपना कितना 20% का नुकसान कर लिया, आपका अकाउंट 20% से नीचे है। क्यों? आपको एक गैम्बल खेलना था। आप आराम से करते तो आराम से ट्रेड कर लेते, टेंशन ही नहीं थी उस चीज़ में, बट ये गलत है और ये लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो आप, अब जैसे अगर हम निफ्टी के अंदर हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग के अंदर आप पैसा कमाएंगे। कैसे आप पैसा कमाएंगे? ट्रेंड पे खेल के। आपको सबसे पहले क्या समझना है, ये मैंने ऑप्शन बाइंग वाली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप अगर सोचेंगे कि आप इन दिनों पे खेलेंगे, आप यहाँ खेल लोगे, ठीक है ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। या तो आप कोई रिजेक्शन में प्ले करो, ठीक है, इस टाइप के डेज पे प्ले करो कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाने की कोशिश की और रिजेक्ट हो गया। आपने क्या करा, जैसे नीचे आया आपने एक इन द मनी पुट ऑप्शन आपने बाय कर लिया, या फिर आपने एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, बस ये आपके ट्रेड बनते हैं। आप अगर हर जगह ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो चांसेस आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मार्केट जब एक रेंज में होता है और ब्रेकआउट होता है तो एक ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, गैप अप होता है और कंटिन्यूशन होता है तो एक ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, ठीक है। गैप अप होने के बाद गैप डाउन अगर होए
और मार्केट घूमती रहे तो इसमें जनरली ऑन एन एवरेज ऑप्शन बायर इतना कुछ खास पैसा नहीं कमा पाता। तो उसको ना अपनी मार्केट्स पता होना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है मार्केट्स में, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हर जगह ट्रेड मत करिए। ऑप्शन बायर वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सिस्टम के साथ ट्रेड करिए, ओनली देन विल यू बी एबल टू ट्रेड द मार्केट्स, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक अच्छा सा शेयर देख लेते हैं। लेट्स से HDFC देख लेते हैं हम। HDFC में क्या हो रहा है, ठीक है। अब HDFC ने आज क्या किया है, एक गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। इसका 10 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं HDFC का। ये ज़ीरोडा का टर्मिनल है, क्लियर है, सॉर्टेड सीन है। अब मैं कहाँ ट्रेडिंग करूँगा, ये 10 मिनट का चार्ट है, चलो 5 मिनट का कर लेते हैं और आसान करने के लिए 5 मिनट का कर लेते हैं, ठीक है। एक समझदार ट्रेडर कब ट्रेडिंग करेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर आपको कोई रिजल्ट देगी वो इस पॉइंट के या इस पॉइंट के ऊपर देगी, इसके अंदर ऑप्शन बाइंग चल ही नहीं सकती, ठीक है ना। ऑप्शन बाइंग में जो मोमेंटम आता है ना वो इन या तो प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस डे लो ले लो, ठीक है, या हाई ले लो, या फिर जो सुबह का मॉर्निंग हाई एंड लो है ना आप वो ले लो, ठीक है, या पहली 1 घंटे की रेंज ले लो, आपको जो समझ में आता है। उसके ऊपर नीचे ही ना आपका मोमेंटम बनता है। तो जब ये मोमेंटम बनता है तब आप पैसा कमाते हो, ये आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आप हमेशा मोमेंटम की वेट करो, आपको ऑप्शन बाइंग पैसा कमा के देके जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आएंगे। जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ सब कुछ नहीं दूंगा क्योंकि जो मैं यूज़ ही नहीं करता उसके बारे में पॉइंट क्या है। अभी बस मैं आपको ये एक प्राइमर है जो मैं आपको देना चाहता था, जिससे आपको इसमें नॉलेज मिले, आपको समझ में आए कि मैं क्या सोचता हूँ ट्रेडिंग करते समय एंड क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बार बार हर तीसरा ऑप्शन बायर करता रहता है, ठीक है। एक और इशू रहता है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, वो बार बार कंफ्यूज रहता है, मैं कहाँ लगाऊँ। सीधी सी चीज़ है, ये देखो आप ऑप्शन बाइंग एरी, ठीक है। मेरा ट्रेड कहाँ आएगा, मेरा ट्रेड आएगा 945 पे, ठीक है। 945 पे प्राइस है 2298, तो मैं क्या करूँगा 2300 की पुट ले लूँगा HDFC, क्लियर। और मेरा ट्रेड कब आएगा, मेरा ट्रेड आएगा 945 पे, तो मैं 945 पे गया, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कायदे से मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, कम से कम 925 के हाई पे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट अटैम्प्ट था बुल्स के बाद, उसके बाद वो फेल हो गया, तो इस लास्ट अटैम्प्ट के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। तो ये यहाँ पर आता है 2317 पे 925 का हाई, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ देखूँ 925 का लो, ठीक है, 33, तो 33 मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरी एंट्री है ये रही 40, तो 7 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा। बस इतना सिंपल सा खेल है, ठीक है, बस इतना ही तो समझना है। स्टॉप लॉस लगाओ और इसको प्ले करो। और अगर आप आज रिवॉर्ड देखते हैं इसका, आपकी एंट्री थी 41 पे एंड यू कुड हैव मेड समवेयर अराउंड 56, तो आपके पास फिर भी अगर आप एंड तक भी रुकते तो आप अपना 10-15 रुपये आराम से इसमें निकाल लेते हो। और अगर आप इसका लॉट साइज़ देखेंगे तो ये 300 का है, तो 3000 के करीब आप निकाल सकते थे आज, ठीक है, पर लॉट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन का बेसिक्स। अब हम आउटरो में मिलते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आए होंगे एंड जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है आपको अब उसमें क्लैरिटी ज़्यादा होगी। फ्यूचर्स में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा एंड ऑप्शंस में भी कि ये एक बिगिनर के लिए नहीं है। आपको पहले अपना जो माइंडसेट होता है कैश स्टॉक्स में बेटर करना है, देन यू जंप इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। लोग पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जंप करना चाहते हैं, वाई, बिकॉज ऑप्शंस बहुत लुक्रेटिव होते हैं। उनको लगता है एक 10-20 रुपये का ऑप्शन 200-500 का हो सकता है। तो कृपया इस चीज़ से थोड़ा सा इस टाइम पे दूर रहिए। पहले ट्राई टू गिव योर सेल्फ 6 मंथ्स इन कैश मार्केट्स, वहाँ अगर पैसा कमा लिए तो फ्यूचर्स में भी कमा लोगे। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि आपको कमाना कैसे है, देन तो बस फिर तो मल्टीप्लिकेशन है, आपको बस अपने लॉट्स ही बढ़ाने और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी ईयर ऑन ईयर आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, वो कुछ भी हो सकता है, सिंपल से सिंपल, ओके। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्लास एंड आगे नेक्स्ट सीरीज़ आएगी इसी की, एंड ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स की ही सीरीज़ है, ठीक है। बट मैंने इसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे समझना आसान हो जाए।
3-4 घंटे की वीडियो बनती है तो कोई देखना नहीं चाहता उस चीज़ को, तो इसलिए छोटा छोटा करके आप लोगों को समझा सकूँ. ओके, सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.